कोई रिव्यू लेते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, उसके बाद आप ये क्वेश्चंस करोगे। सिलसिला ये था कि हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाई, जिसमें दिखाया कि इस कंपनी का रेवेन्यू सर्टेन $1 मिलियन का है, जीपी इतना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। बट व्हाट डज these फिगर्स एक्चुअली मीन? क्या ये बहुत अच्छी है, मुनासिब है या लो है? इस पे हम कैसे बात कर सकते हैं? तो थोड़ा सा जिक्र हमने किया था कि किसी भी चीज में जब हम अपना रिमार्क देना चाहते हैं तो किसी न किसी चीज को बेस बनाया जाता है और एज अ कंपैरिजन किसी चीज को रखा जाता है। नीड टू मेक श्योर कि द कंपैरिजन शुड बी वेरी फेयर। अगर आप गलत कंपैरिजन लेंगे तो बिला वजह की डिमोटिवेशन हो सकती है या बिला वजह की मोटिवेशन फील कर सकते हैं। हम किस चीज से कंपेयर करते हैं उनको हम नाम देते हैं एज बेंचमार्क्स और यार्डस्टिक्स। हम एक एसीसीए का सेशन अटेंड कर रहे थे। उस वक्त में एक उस्ताद, एक टीचर वहां पर क्वेश्चन रेस कर रहा है एसीसी ऑफिशियल से। जब कोई स्टूडेंट एसीसी के सर्टेन नंबर ऑफ एग्जाम्स पास करके या अफिलिएट बन के इंटर्नशिप ज्वाइन कर रहा है तो के इलेक्ट्रिक्स उस टाइम पे एसीसी एफिलिएट्स को 18,000 रुपए देते हैं और ये बात तकरीबन 6-7 साल पुरानी है। तो वो सवाल करता है कि ACCA के एग्जाम्स पास करके कि इलेक्ट्रिक स्टूडेंट को सिर्फ 18,000 रुपीस दे रहा है और कराची में ड्राइवर की सैलरी 18,000। बात तो सही है, इतना पढ़ लिख के भी अगर ड्राइवर जितना कमाना है तो फिर ACCA करने का क्या फायदा? तो सामने से उस ऑफिशियल ने इसके सवाल पूछा कि ड्राइवर कितने साल ड्राइविंग करेगा कि लाखों रुपए कमाएगा? ड्राइवर की सैलरी तो स्टैंडर्ड होती है, कितना एक्सपीरियंस से क्या मैटर करता है? कोई अगर ताजा लाइसेंस बनवा के आया है उसको भी यही मिलेगी। कोई कहता है कि मैं हेवी ड्राइवर हूं, मुझे ट्रैक्टर ट्रॉलर भी चलाने आता है, उसको भी कोई 15-18 हज़ार रुपए मिलेंगी। और कोई अगर 25 सालों से गाड़ी चला रहा है उसको भी सैलरी तो कोई 18,000 रुपए मिलेगी। और कहा कि इलेक्ट्रिक्स या कोई भी इंडस्ट्री एसीसी एफिलिएट को 18,000 रुपए कितने टाइम तक देगी? तो उसमें वो चुप हुआ कि ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो स्टूडेंट सिर्फ अपना एक्सपीरियंस कंप्लीट कर देता है, अपनी आर्टिकलशिप कंप्लीट कर देता है, अपने 3 साल मुकम्मल कर लेता है और जब वो एसीसी मेंबर बन जाएगा तो कहानी कुछ और होगी। सो इट वाज नॉट फेयर टू कंपेयर सैलरी ऑफ अ ड्राइवर विद द स्टाइपेंड ऑफ एन एसीसी एफिलिएट। वैसे ही अगर हम कहें यार दुबई में मेरा भाई कमाता है, वहां पे गार्ड है, वही 1.5 लाख रुपए कमा लेता है। अगर कमाता दुबई में है तो खर्चा भी दुबई में होगा ना। यानी अगर वो 1500 से 2000 दिरहम्स भी कमाता हो, हालांकि उनकी 1500-1000 दिरहम्स ही होती है, लेकिन अगर 2000 दिरहम्स भी हो तो मान लिया कि वो 1.5 लाख रुपयों से ज्यादा कमा रहा है, लेकिन क्या वह अपनी फैमिली को रख सकता है? सवाल ये पैदा होगा। अकेला अपने आप को ही पालने बड़ी बात है। खुद भी बेड स्पेस में रहता होगा, कोई अलग से घर में नहीं रहता होगा, कोई रेंट में भी नहीं रह सकता होगा। वो एक कमरे में 8-8 लोग रहते हैं ना, उसमें उसका एक बंकर होगा। कंपैरिजन शुड ऑलवेज बी फेयर। तो बेंचमार्क्स जो आप रखेंगे वो क्या होने चाहिए? फेयर होने चाहिए, वो लाइफ में टाइप होने चाहिए। तो या तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं खुद ही की कंपनी की, तो इस साल का रेवेन्यू लास्ट ईयर के रेवेन्यू के कंपैरिजन में अगर ज्यादा है अप्रिशिएटेड, अगर डिक्लाइन हो रहा है नीड्स एक्सप्लेनेशन कि क्यों गिर रहा है।
दूसरी कंपैरिजन हो सकती है with budgets of कि आपने सोचा था कि अगले साल का रेवेन्यू इतना होगा और साल गुजरने पे पता चला कि रेवेन्यू इतना है, जिस तरह वेरिएंस एनालिसिस की जाती है, एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है और एक्चुअल परफॉर्मेंस को उस स्टैंडर्ड से कंपेयर किया जाता है और फिर कहा जाता है कि फेवरेबल है या एडवर्स है। तीसरा, ये कंपैरिजन की जा सकती है अपने किसी कंपेटिटर की परफॉर्मेंस से, एंड इफ वी आर परफॉर्मिंग वेल एज कंपेयर्ड टू अ कंपेटिटर तो हम अप्रिशिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर उनकी सेल्स हाई है, उनका जीपी मार्जिन ज्यादा है, उनके रिसीवेबल्स कम है, वी नीड टू बी कंसर्न कि क्यों वो इतना अच्छा कर रहे हैं, हम उतना अच्छा नहीं कर पा रहे। या फिर हर इंडस्ट्री की अपनी कुछ एवरेजेस होती हैं। मसलन कुछ इंडस्ट्रीज होती है जो कि कैश पे चलती है, सुपर स्टोर्स, रिटेल स्टोर्स, सुपर स्टोर्स एंड रिटेल स्टोर्स परचेसेस क्रेडिट पे करते हैं, लेकिन सेल्स कभी भी क्रेडिट पे नहीं करते, वो कैश पे करते हैं। सो अगर एक सुपर स्टोर की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर रिसीवेबल्स दिख जाए तो एक अलार्म हो जाना चाहिए कि है सुपर स्टोर के पास रिसीवेबल्स कैसे। लेकिन अगर एक B2B है ट्रांजैक्शन, एक बिजनेस है जो बिजनेस टू बिजनेस होलसेलर है, तो जो दूसरा बिजनेस आपसे चीजें खरीदता होगा वो डेफिनेटली क्रेडिट पे खरीदता होगा। प्रॉपर्टी का जब भी सौदा किया जाता है तो बाय डिफॉल्ट उसमें 90 डेज का क्रेडिट पीरियड होता है पाकिस्तान में, कि आपने अगर मेरी प्रॉपर्टी पसंद की, आप मुझे एक बयाना, एक टोकन दे देंगे, मे बी 5-6% या 10% हो सकता है, और बाकी सारी पेमेंट आप मुझे 90 डेज के बाद करेंगे, ये अंडरस्टूड। अगर कोई शख्स ये सोच के बैठा है कि प्रॉपर्टी बेच के मुझे 5 दिनों के बाद सारी पेमेंट मिल जाएगी, तो गलत, क्योंकि अभी मुख्यालय ऑफिस से सेल सर्टिफिकेट निकलवाना है, न्यूज़पेपर में ऐड देनी है, कुछ फॉर्मल प्रोसीजर्स हैं, वो पूरे करने में 90 डेज लग ही जाते हैं। तो इंडस्ट्री एवरेजेस में जितना जीपी चल रहा है, आप इंडस्ट्री के जीपी को अपने जीपी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। चलो बात करते हैं कि जब किसी भी कंपनी को इंटरप्रेट किया जाएगा तो पूरी दीवार को आपने एक तरफ पुश नहीं करना। मिसाल दी थी कि अगर मैं किसी शख्स के बारे में आपसे पूछूं कि यह शख्स कैसा है, तो आपका यह पूछना ज्यादा सेंसिबल होगा कि आप किस हवाले से पूछ रहे हैं। अगर आप उसका फाइनेंशियल स्टेटस जानना चाहते हैं कि वो पैसों में कैसे हैं, और अगर वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा है आपके पास, तो क्या वो स्कॉलरशिप डिजर्व करता है या नहीं करता, मैं आपको अकॉर्डिंगली बताऊं। अगर मेरिट बेसिस पे आप उसको स्कॉलरशिप देना चाहते हैं, तो मैं आपको एकेडमिक बैकग्राउंड बताऊं कि क्लास में हमारे साथ पढ़ता था और उसकी परफॉर्मेंस क्लास में कैसी होती थी। अगर आप उसके साथ कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं, कोई पैसों में लेन देन करना चाह रहे हैं, कोई पैसे उधार मांगे हैं उसने आपसे, तो मैं उस हिसाब से बताऊं कि वो पैसों के लेन देन में कैसा है। अगर कोई रिश्तेदारी की बात है तो मैं ये बता सकता हूं कि उसमें कोई फैल है कि नहीं है, बंदा साफ सुथरा है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, खानदान कैसा है, सच कितना बोलता है, झूठा कितना है। आप ये बताओ कि आप किस हिसाब से पूछना चाह रहे हो। तो कोई बंदा मे बी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में बहुत बुरा है, लेकिन सिंगिंग बड़ी अच्छी करता है, तो अगर आप उसको जमीन शेयरिंग करवानी है तो बुला लें। गाता बहुत अच्छा है लेकिन झूठा पहले नंबर का है, तो उसके झूठे होने से मुझे क्या मसला, मेरा कंसर्न ही नहीं है, मुझे तो जमीन करवानी है। बस ये बता दो कि गा से ही लेता है, तो गाना तो ऐसा गाता है। डिपेंड करता है कि आपको चाहिए क्या। तो कंपनी को जब इंटरप्रेट किया जाएगा उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, तो ये मैटर करता है कि आप किस जाविये से, किस पर्सपेक्टिव से, किस नजरिए से कंपनी को इवैल्यूएट करना चाहते हैं। दो मेन पर्सपेक्टिव्स
फिर एक पर्सपेक्टिव आता है कंपनी की। तो अगर आप बिजनेस के शेयर्स खरीदना चाह रहे हैं, अगर आप बिजनेस में जॉब ज्वाइन करना चाह रहे हैं, so we have got different stakeholders and we all know stakeholders कौन होते हैं, internal and external, और हर एक स्टेक होल्डर का अपना एक डिफरेंट स्टेक हो सकता है। अगर आप एक कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं या खरीदना चाह रहे हैं, क्या आपको इस बात से कोई फर्क पड़ेगा कि उसका प्रॉफिट कितना है? यस, प्रॉफिट होगा तभी तो मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। अगर कंपनी लॉसेस में है, अगर आप किसी कंपनी की ऑफर एक्सेप्ट करने का सोच रहे हैं, आपको एम्प्लॉयमेंट ऑफर है कि उनको एसीसी चाहिए फाइनेंस डिपार्टमेंट संभालने के लिए, इंटरनल ऑडिट के लिए, सो एज एन एम्प्लॉय आप डेफिनेटली अपनी अच्छी सैलरी तो चाहेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम जॉब सिक्योरिटी भी चाहेंगे। अगर एक बिजनेस कंसिस्टेंट लॉसेस में है, वुड यू स्टिल ज्वाइन? आपको डाउट होगा कि मैं ज्वाइन करूं, पता नहीं कितना टाइम चले और अनसर्टेन है। और यही वजह होती है कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब को प्रायोरिटी देते हैं, प्राइवेट जॉब को नहीं देते, क्योंकि गवर्नमेंट कभी डूबेगी तो नहीं। गवर्नमेंट की नौकरी पक्की नौकरी है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर कभी भी किक आउट कर सकता है। प्रॉफिटेबिलिटी को एक बेस बनाया जाता है। एक और चीज कि कुछ चीजों को इवैल्यूएट किया जाता है इन एब्सोल्यूट टर्म्स। एब्सोल्यूट टर्म का मकसद कि ये नंबर इटसेल्फ कुछ बोल सकता है। अगर एक बिजनेस बात की जिसका प्रॉफिट 30 लाख रुपए है और दूसरा बिजनेस जिसका प्रॉफिट 50 लाख रुपए है, तो कौन सा बिजनेस ज्यादा बेहतर है? ऐसा कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सिर्फ 30 लाख और 50 लाख की फिगर देख के हम बात नहीं कर सकते। अगर आप ये बताएं कि जो बिजनेस 30 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है, उसमें इन्वेस्टमेंट कितनी है? अगर 1 करोड़ रुपए है तो वो बिजनेस इन्वेस्टमेंट में 30% रिटर्न दे रहा है, और जो बिजनेस 50 लाख रुपए कमा रहा है, अगर उसमें इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ रुपए की है तो वो बिजनेस को 25% दे रहा है। तो बात चीजें एब्सोल्यूट टर्म्स में मींस नथिंग। एब्सोल्यूट टर्म्स में उनका कोई मकसद नहीं होता जब तक उनको किसी बेस पे ना रखा जाए। जब किसी भी फिगर को बेस पे रखा जाएगा तो उसको कहा जाएगा इन रिलेटिव। तो जब भी किसी चीज को हम परसेंटेजेस करें, क्रिकेट खेलते वक्त एक बैट्समैन ने 80 रन बनाए हैं और दूसरे बैट्समैन ने 45 रन बनाए। कैन यू टेल कि कौन सा बैट्समैन बेहतर खेला है? क्यों? सही नहीं है। हमें उसका स्ट्राइक रेट अगर पता चल जाए कि जिसने 80 रन बनाए हैं, अगर उसने 100 बॉल्स में 80 रन स्कोर किए हैं और जिसने 45 रन बनाए हैं, अगर उसने सिर्फ 20 बॉल खेल के तकरीबन 50 स्कोर कर लिया है, तो स्ट्राइक रेट दूसरे वाले प्लेयर का ज्यादा बेहतर है। जब आप स्कोर पर बॉल के हिसाब से कंपेयर कर रहे हैं तो वो रिलेटिव टर्म। अब रिलेटिव में परसेंटेजेस भी रखी जा सकती है और टाइम्स भी रखा जा सकता है। लेकिन अगर टेस्ट मैच हो तो 80 और 45 वाले से कौन सा बेहतर है? तो 80 वाला सही है। क्या कर लेना बॉल बचा भले मिस करे, लेकिन अगर T20 है तो मैटर ये करता है कि स्कोर तो बना लिया, फेस कितने बॉल्स किए भाई, कहीं ऐसा ना हो बॉल्स मिस ज्यादा किए हो। तो वहां पे मैटर करता है कि कहीं आपने बॉल्स मिस ना की, जबकि टेस्ट में डजंट मैटर, कितना भी खेलो बस स्कोर चाहिए। रिलेटिव टर्म्स
ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, जिसका हम ग्रेडिंग सिस्टम रखते हैं कि फर्स्ट ईयर ऑफ इंटर में या मैट्रिक में आपका ग्रेड ए स्टार है या ए है या बी है, वो कभी भी टोटल मार्क्स पे डिपेंड नहीं करता, वो परसेंटेज पे डिपेंड करता है। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय ऑब्टेनेबल मार्क्स। यूनिवर्सिटी के अंदर 4 जीपीए इज द मैक्सिमम जीपीए। तो अगर किसी का 3.7 या उससे ज्यादा जीपीए है, उसको बहुत अच्छा स्टूडेंट कहा जाएगा। अगर कोई जीपीए 3 और उससे लेस पे है, तो उसको एक एवरेज स्टूडेंट कहेंगे। रीजन बिकॉज़ कि किसी ने अगर 90 क्रेडिट आवर्स वाला प्रोग्राम ज्वाइन किया हुआ है, किसी ने 45 क्रेडिट आवर्स, कोई 4 साल का ग्रेजुएशन प्रोग्राम कर रहा है, कोई 2 साल का ग्रेजुएशन प्रोग्राम कर रहा है, कोई 1 साल का मास्टर्स कर रहा है, तो दोनों स्टूडेंट्स बराबर मार्क्स तो ले ही नहीं सकते। तो बेहतर ये होता है कि बहुत सारी चीजों को रिलेटिव टर्म्स में देते हैं। हाँ, कुछ चीजें जो सिर्फ एक्सप्लेनेटरी होती है, जिसकी कुछ यार्डस्टिक्स यानी बेंचमार्क्स स्टैंडर्ड होते हैं। मिसाल अगर कोई कहे कि यार मेरा एक दोस्त है, उसकी हाइट 6 फीट 4 इंचेस है, ठीक है, क्या बोलते हैं वाटर पार्क में जाना चाहिए ना, दरवाजों से अंदर कैसे आता होगा, गाड़ी में बैठना कैसे होगा, कैंसर होगा, बिकॉज़ हमें पता है कि एक स्टैंडर्ड है। अगर किसी का ग्लूकोज लेवल, शुगर लेवल 120 के करीब है तो बोलेंगे ठीक है, लेकिन अगर 350 400 में जा रहा है तो कितना परसेंट है, और इसको परसेंटेज करने की जरूरत नहीं है, ये 400 अपने आप में ही अलार्मिंग है। किसी का अगर ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं और उसका सिस्टोलिक लेवल अगर 180 जा रहा है, तो कोई परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड इट्स टू हाई। तो कुछ चीजें नेचुरली बेंचमार्क्स होती हैं, और बात चीजों का कोई बेंचमार्क अगर नहीं होता तो उसको रिलेटिव टर्म्स में कैलकुलेट किया। तो अगर एक कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट $60 मिलियन है और दूसरी कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट $28 मिलियन है, तो कौन सी कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है? तो आप ये देखिए, हम सिर्फ जीपी वर्सेस जीपी नहीं कर सकते, इसको मार्जिन में कैलकुलेट करना चाहिए। तो हम प्रॉफिटेबिलिटी में एक रेशियो कैलकुलेट करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि हमने कैसे कैलकुलेट किया, जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स, क्योंकि अंडरस्टूड है द बिजनेस विद greater amount of sales must be earning greater GP, लेकिन वो परसेंटेज में कितना है? तो अगर 60 मिलियन कमाने वाला जीपी कमा रहा है 40% और $28 मिलियन कमाने वाले का जीपी मार्जिन 40% है, तो सेल्स कम होने के बावजूद भी जीपी ज्यादा है। नेक्स्ट कैलकुलेट किया जाता है ओपी मार्जिन, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100। सो कंपेयरिंग PBIT of last year with the PBIT of this year, you are comparing the profit before interest and tax of a company with a company of competitor, it's not fair. ये डिपेंड करता है रेवेन्यू कितना है। इसके अलावा हम कैलकुलेट करते हैं एनपी मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन। कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? नेट प्रॉफिट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल, या जिसको हम कहते हैं ROCE। डिस्कस कर लेते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड किस तरह का नाम।
capital employed means the long-term capital invested in the business. Capital employed means the long-term capital invested in the business. इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका है नहीं, कैपिटल employed it is पहला equity plus शेयर होल्डर्स इक्विटी, यानी वो पैसा जो बिजनेस में ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स ने लगाया है, प्लस लॉन्ग टर्म। तो आपने अगर बैंक से लोन लिया है, बॉन्ड्स इशू किए हैं, प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं, वहां से जो पैसा कंपनी को दिया गया है और इन इन्वेस्टर्स का आपसे ये एक्सपेक्ट करना कि आप इस पे प्रॉफिट कमा के देंगे, क्वाइट फेयर। या फिर इसको कैलकुलेट करेंगे एज टोटल एसेट्स लेस स्टूडेंट्स, इसमें कुछ कंफ्यूजन का शिकार है। एक आता है नेट एसेट्स और दूसरा आता है वर्किंग कैपिटल। नाउ ऑल टुगेदर वी हैव गॉट थ्री टर्म्स, कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट एसेट्स एंड वर्किंग कैपिटल, तीनों अलग अलग। कैपिटल एम्प्लॉयड में टोटल एसेट्स में से सिर्फ क्या माइनस की जाएंगी? अगर हम कैलकुलेट करना चाहें किसी बिजनेस के नेट एसेट्स, करेक्ट, तो हम टोटल एसेट्स में से बिजनेस की टोटल यानी करंट और नॉन करंट दोनों लायबिलिटीज माइनस कर देंगे। टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज मींस इक्विटी होगी। और तीसरा होता है नेट करंट एसेट्स, या जिसको कहा जाता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मींस ओनली करंट एसेट्स माइनस प्लीज मेक श्योर यू डोंट कंफ्यूज दीस थिंग्स। अक्सर स्टूडेंट से जब कैपिटल एम्प्लॉयड पूछा जाता है तो वो टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज कर देते हैं। टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज माइनस करने से कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं आएगा, नेट एसेट्स। और बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज मींस कैपिटल एम्प्लॉयड। नो, दैट इज वर्किंग कैपिटल या फिर नेट करंट एसेट्स। कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस में जितने भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की गई हैं, बात हम करें, हम के अज्यूम करें एक बिजनेस में 4 पार्टनर्स हैं, हर पार्टनर ने 25-25 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हुए, तो चारों पार्टनर का प्रॉफिट कितना, सॉरी कैपिटल कितना हो गया? 1 करोड़। अभी इन चारों में से सिर्फ एक पार्टनर के पैसे हमने माइनस कर दिए, यानी उसको उसका प्रॉफिट हमने दे दिया, तो उसके बाद बिजनेस का प्रॉफिट आ रहा है 25 लाख रुपए। क्या इस 25 लाख रुपए में से किसी पार्टनर को पैसे दिए जा चुके हैं? हाँ, एक को। तो क्या बिजनेस का प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करने के लिए या बिजनेस का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करने के लिए मैं 25 लाख को 1 करोड़ से डिवाइड करूं? क्यों? भाई जिसको पैसे दे दिए, जब प्रॉफिट में से उसका हिस्सा कट गया तो कैपिटल में से उसका कैपिटल भी कट जाना चाहिए। तो अब मुझे 25 लाख को डिवाइड करना चाहिए 75 लाख से, तो आंसर आएगा 133.33%। हाँ, लेकिन अगर
मैंने इस 25 लाख में से किसी भी पार्टनर की ड्राइंग्स माइनस नहीं की और ये 25 लाख रुपए चारों दोस्तों में तकसीम हो गए, तो फिर 25 लाख को पूरे करोड़ से डिवाइड करना चाहिए कि 75 से? पूरे करोड़ से। वैसा ही सीन है कि कैपिटल एम्प्लॉयड में दोनों पार्टीज मौजूद हैं, इक्विटी होल्डर्स भी मौजूद हैं और डेट होल्डर्स भी मौजूद हैं। अगर मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेता हूं, अगर मैं नेट प्रॉफिट लेता हूं, तो क्या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से इंटरेस्ट जा चुका है? अगर बैंक को जो रिटर्न मिलना था वो जा चुका है, तो डिनोमिनेटर से बैंक भी हो जानी चाहिए। मसलन अगर एक बिजनेस 70% पैसा शेयर होल्डर्स का है और 30% पैसा डेट होल्डर्स का है, बिजनेस में टोटल इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ रुपए की है, तो 10 करोड़ रुपए में से 7 करोड़ रुपए ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का पैसा है और 3 करोड़ रुपए डेट होल्डर्स का पैसा है। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट मिलेगा और डेट होल्डर्स को इंटरेस्ट मिलेगा। अगर मैंने ये 30 लाख रुपए लोन लिया हुआ है 12% पे, तो 3 करोड़ रुपए पे 12% यानी 36 लाख रुपए का मैं इंटरेस्ट पे करूंगा। अगर नेट प्रॉफिट, अगर नेट प्रॉफिट 1 करोड़ 20 लाख का है, नेट प्रॉफिट 1 करोड़ 20 लाख का है, तो अगर मैं 1 करोड़ 20 लाख को 10 करोड़ से डिवाइड करता हूं, कैन आई से कि बिजनेस 12% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जनरेट कर रहा है? दिस इज अनफेयर, दिस इज अनफेयर। 1 करोड़ 20 लाख में से 36 लाख रुपए का इंटरेस्ट तो जा चुका है ना। जब न्यूमरेटर में से इंटरेस्ट जा चुका है, तो डिनोमिनेटर में से लोन भी जाना माइनस हो जाना चाहिए। फिर आपको 1 करोड़ 20 लाख को डिवाइड करना चाहिए 7 करोड़ रुपए से। लेकिन अभी आप कैलकुलेट कर रहे हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी डिनोमिनेटर में कौन कौन है? डिनोमिनेटर में कौन कौन है? इक्विटी होल्डर्स भी और डेट होल्डर्स भी, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड तो पूरे 10 करोड़ का है ना। तो न्यूमरेटर में मैं इंटरेस्ट माइनस करने के बाद कैलकुलेट करूंगा तो आरओसी गलत हो जाएगा। लिहाजा आप उस 1 करोड़ 20 लाख में 36 लाख का एड बैक कर दें। हम न्यूमरेटर में रखेंगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट और इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, क्योंकि डिनोमिनेटर में 30 लाख रुपए पड़े हैं, तो न्यूमरेटर में 30 लाख रुपए का 12% भी रहना चाहिए। अगर माइनस कर दिया तो आप गलत आरओसी कैलकुलेट करें। तो जिस पार्टनर को अपना हिस्सा मिल चुका, अगर प्रॉफिट में से वो शॉर्ट हो गया, तो डिनोमिनेटर में से उसका कैपिटल भी शॉर्ट हो जाना चाहिए। उसके अलावा हम कैलकुलेट करते हैं इसको मसलन हाँ, इसके अलावा हम कैलकुलेट करते हैं ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। अब हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को कितना रिटर्न कमा के दे रहे हैं। नाउ दिस मेक सेंस कि मैं बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स को शॉर्ट करूं, बिकॉज़ मैं अब पूरे बिजनेस का रिटर्न नहीं कैलकुलेट कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कैलकुलेट कर रहा हूं कि इक्विटी होल्डर्स का कितना परसेंटेज रिटर्न है। ऐसे केस में हम रखेंगे नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। ये आते हैं हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। दूसरा, बिजनेस को इवैल्यूएट किया जाता है फ्रॉम इट्स सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू,
लिक्विडिटी मकसद, liquidity is the ability of a firm to meet its current obligations when they fall due. So liquidity is measure of ability to pay current obligations. क्योंकि इट्स नॉट लॉस जिसकी वजह से बिजनेस डिफॉल्ट कर, इट्स लिक्विडिटी, इलिक्विडिटी जिसकी वजह से बिजनेस डिफॉल्ट। अगर आप लॉसेस में हैं लेकिन एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं, सप्लायर को पेमेंट टाइम पे कर रहे हैं, यूटिलिटीज पे कर रहे हैं, डेट सर्विसिंग हो रही है, इंटरेस्ट आप टाइम पे पे कर रहे हो, तो कोई आपको धोखेबाज नहीं है, कोई आपको स्कैम नहीं कहेगा क्योंकि पैसे मिल रहे। लेकिन अगर विड्रॉल नहीं आ रहा, एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं मिल रही, यूटिलिटीज नहीं पे हो रही, टैक्स नहीं पे हो रहा, सप्लायर को पैसे नहीं मिल रहे, बैंक को इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, तो जब किसी को कैश नहीं मिलता ना, वो पहली फुर्सत में जाके कोर्ट को शिकायत कराता है कि भाई मेरे पैसे नहीं दे रहा, पिटीशन डाल देता, तो कोर्ट उस कंपनी के ऑपरेशन को सीज कर देती है। इसको यही लोगों कंप्लेंट्स आ रही है, लोगों को पेमेंट्स नहीं हो रही, बेशक वो कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल, लेकिन वो प्रॉफिट्स किताबों में। मजाक के तौर पे हम बात करते हैं एनएफटी, ट्रेजर एनएफटी, $100 लगा दो, $200 लगा दो, डेली के हिसाब से 2-2.5% का पेंडिंग बिक रही है, प्रॉफिट आ रहा है, तो बाजार देख के बड़ा खुश हो रहे हैं कि मैंने 200 लगाए थे, $500 हो गए। लेकिन जैसे ही विड्रॉल मार रहे, रिजेक्ट हो रहा है, पैसे नहीं आ रहे, विड्रॉल नहीं आ रहा, तो क्या फायदा है ऐसे प्रॉफिट? कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, लेकिन अगर कंपनी इज नॉट एबल टू पे इट्स करंट ऑब्लिगेशंस व्हेन दे आर फॉलिंग ड्यू, तो शायद रास्ता बस्ता करो जो और ठीक था, बेहतरीन चल रहा था, जीपी भी अच्छा था, आरओसी भी अच्छा था, लेकिन पैसे नहीं दे रहा था। बैंक जब ये कंसीडर कर रहा है कि बिजनेस ने लोन एप्लीकेशन दी है और वो चाह रहा है कि मैं उसको 12 करोड़ रुपए का लोन दूं, 15 करोड़ रुपए का लोन दूं, which ratio would the bank be interested in? मुझे क्या करना है उसके प्रॉफिट से? मुझे तो ये देखना है कि मेरा इंटरेस्ट मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा और मेरा प्रिंसिपल मुझे वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो टोटल लॉस में चल रही है। मैं स्टूडेंट आया था अभी रिसेंटली ऑडिट करके, मतलब बलूचिस्तान से ऑडिट करके एक कंपनी की ऑडिट कर रहा था। वो कंपनी का काम क्या है, वो सैटेलाइट से मिनरल्स को ट्रेस करती है। तो बलूचिस्तान में उसको पता चला कि इस एरिया में मिनरल्स हो सकते हैं, वो गवर्नमेंट से लाइसेंस लेते हैं, एक्सप्लोरेशन का लाइसेंस उनको मिलता है, फंड्स कलेक्ट करते हैं और जाके वहां पे माइनिंग शुरू करते हैं। अक्सर वहां से कुछ भी नहीं निकलता और बोला कि कंपनी ने आज तक जिंदगी में कोई डिस्कवरी नहीं की। तो रेवेन्यू क्या है कंपनी का? जीरो। उनको सैटेलाइट से अंदाजा हो रहा है कि इस एरिया में कोई कॉपर है, कोई गोल्ड है, कोई मिनरल्स है, कोई ऑयल है, कोई गैस है, तो सैटेलाइट से उसको इंडिकेशन मिलती है। उनको लगता है कि यहाँ पे एक्सप्लोरेशन करना सेंसिबल हो सकता है, वो जाके करते हैं एक्सप्लोरेशन, कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन उस कंपनी के फाइनेंसर्स मल्टीपल कंपनीज हैं जिन्होंने सस्टेनेबिलिटी के लिए या लॉन्ग टर्म पोटेंशियल के लिए उनको फंडिंग करते रहते हैं कि ठीक है आप काम करो, क्योंकि एक जगह से भी अगर मिनरल निकल गया तो बारे में हो जाएंगे। जिस तरह पाकिस्तान का रिकॉर्ड एक बलूचिस्तान में पहाड़ है, रिकॉर्ड पूरा गोल्ड और कॉपर से भरा हुआ है, नहीं भी नहीं तो 350 से 400 बिलियन डॉलर्स की चीज है। हमने लगा दिया है तीन-चार कॉपर को, पहले गोल्ड को कि भाई लगाओ, हमने पार्टनरशिप कर ली है। सऊदी अरब कह रहा है फिर मैं भी आऊंगा,
गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, फेडरल गवर्नमेंट कहेगी 15% शेयर में तुम्हें बेच दूंगा, भले लगाओ पैसे। और अगर आप अंदाजा लगाओ कि यहाँ से 2028 तक एक्सपेक्टेड है कि गोल्ड निकलना शुरू हो जाएगा, शुरू हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। गोल्ड और कॉपर, यानी जो लिथियम बैटरीज बन रही है ना, उसकी डिमांड है कॉपर, और इतने अगर कॉपर के रिजर्व्स निकल आए तो इकोनॉमी कितनी स्टेबल हो जाएगी। और पाकिस्तान अभी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट कर रहा है सिर्फ और सिर्फ मिनरल्स के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान को मिनरल्स का एक कुदरती बेनिफिट बहुत ज्यादा है, और बहुत सारे कंपनीज और कंट्रीज इंटरेस्टेड हैं कि पाकिस्तान में जगह जगह से ऑयल और गैस के रिजर्व्स निकलते हैं। अगर आप OGDCL को फॉलो करें तो आपको आए रोज कोई ना कोई खबर मिलेगी, कभी सागर से निकल आया, कभी खैरपुर से निकल आया, कभी बदीन से, तो कहीं ना कहीं से वो गैस और ऑयल के जखायर दरियाफ्त करते ही रहते हैं। अगर कोई कंपनी प्रॉफिट में नहीं है तो मसला नहीं। मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या वो अपने करंट ऑब्लिगेशंस पे करेगी या नहीं। इसको अक्सर मेजर किया जाता है by means of current ratio. How do we calculate current ratio? We'll see कि एक बिजनेस के पास करंट एसेट्स कितने हैं, यानी 12 महीने के अंदर अंदर उसको कितने पैसे मिलने हैं, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज कि 12 मंथ्स के अंदर अंदर बिजनेस ने कितनी पेमेंट्स की। अगर पेमेंट्स करनी है $6 मिलियन की और एसेट से हमारे पास $3 मिलियन, कैसे करेंगे ऐसा कि 30 लाख रुपए मुझे इन्वेंट्री बेच के रिसीवेबल करेक्ट करके मिलेंगे 12 महीने के अंदर अंदर, और इसी 12 महीने के अंदर अंदर मैंने पेमेंट्स कितनी करनी है 6 मिलियन की। कहां से करोगे? योर रेशियो इज 0.5, इवन इफ द करंट रेशियो इज 1:1 तो भी रिस्की है, क्योंकि सप्लायर को पैसे देने हैं ये तय है, लेकिन कस्टमर मुझे टाइम पे पैसे देगा इसकी कोई जवाबदारी नहीं, कोई गारंटी नहीं है। सप्लायर को मैंने पैसे, एम्प्लॉइज को सैलरी, यूटिलिटीज की अप्रूवल्स मैंने 12 महीने के अंदर अंदर पे करनी है तय है, लेकिन मेरी इन्वेंट्री बिक जाएगी और मुझे पैसे मिल जाएंगे ये श्योर नहीं है। इस वजह से आइडियली करंट रेशियो को रखा जाता है 2:1। व्हाट इफ एक बिजनेस के ऊपर करंट ऑब्लिगेशंस $2 मिलियन की हो और रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री और बैंक बैलेंस मिला के उसके पास $14 मिलियन, करंट एसेट्स है $14 मिलियन और करंट लायबिलिटीज है सिर्फ $2 मिलियन। हाउ मच वुड बी द करंट रेशियो? 7:1। इज इट गुड? इट्स नॉट गुड। दिस इज ओवर कैपिटलाइजेशन, दिस इज ओवर कैपिटलाइजेशन, ज्यादा पैसे रखे हुए हैं। देखो इन्वेंट्री में पैसे रखवाने का क्या फायदा होता है? कोई फायदा नहीं। अगर आप ये कह रहे हैं कि कल वो महंगी हो जाएगी तो उस वजह से मैंने एडवांस में खरीद दी है, दिस इज नॉट एन एडवांटेज। कल को इन्वेंट्री सस्ती भी हो सकती है। रिसीवेबल्स को आपने जेनरस टर्म्स दिए हुए कि वैसे तो 30 डेज है लेकिन टेंशन नहीं है, 70-75 दिन के बाद पैसे दे देना। क्यों? करंट अकाउंट में आपने भर भर के पैसे रखे हुए। इन्वेंट्री में पड़ा हुआ पैसा क्या कमा के देता है? रिसीवेबल के पास पैसा क्या कमा के देता है? कुछ भी। और करंट अकाउंट में पड़ा हुआ बैंक बैलेंस क्या कमा के देता है? कुछ भी। तो क्यों पड़ा? अगर इन्वेंट्री रखने से फायदा कोई नहीं तो इन्वेंट्री रखते क्यों? स्टॉक आउट ना हो जाए। खौफ को टालना इज नॉट अ बेनिफिट। क्यों उधार देते हो लोगों को? कंपीटिटर्स दे रहे हैं,
क्रेडिट नहीं देंगे तो हमारा कस्टमर हमसे नहीं खरीदेगा, जाके हमारे कंपटीटर से खरीदेगा। तो आप इस डर के मारे क्रेडिट ऑफर कर रहे हो। क्रेडिट ऑफर करने का फायदा कोई नहीं है, लेकिन अगर नहीं करेंगे ऑफर तो कम्पीट नहीं कर पाएंगे। लिहाजा आप इन्वेंट्री रखो, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। एक टेक्निक शायद आपने सुनी हो, जिट, जस्ट इन टाइम, जैपनीज टेक्निक है। वो कहता है कि फिनिश गुड तब बनाओ जब ऑर्डर आए, जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन। रॉ मटेरियल तब खरीदो जब ऑर्डर आए, जस्ट इन टाइम प्रोक्योरमेंट। वो कहते हैं कि परचेसिंग इन्वेंटरी फॉर इन्वेंटरी इज वेस्टफुल। इन्वेंटरी को इन्वेंटरी के लिए खरीदना फायदा नहीं, जाया है। पहले इन्वेंटरी बेचो फिर खरीदो। लेकिन फिर भी आपने $14 मिलियन के करंट एसेट्स रखे हुए, जबकि करंट लायबिलिटीज में $2 मिलियन की। ये पैसा है किसका? मैनेजर अपने घर से तो नहीं लाया, ये शेयर होल्डर्स का पैसा है, ये बॉन्ड होल्डर्स का पैसा है, ये प्रेफरेंस होल्डर्स का पैसा है। वो तो आपसे दिन दिन का गिन गिन के हिसाब लेंगे। बैंक ने अगर आपको 12% पे दिया हुआ है तो बैंक तो आपसे 12% लेगा पूरे साल का। वही आपने उन पैसों का किया क्या? आपने गोदाम रख दिया, आपने मार्केट में दे दिया। तो करंट रेशियो too much is not good, too low is not good. This should be somewhere around 2 ratio. ये आइडियल है, मतलब डबल होना चाहिए आपके करंट एसेट्स का। राइट। लायबिलिटीज के मुकाबले में डबल होना इससे, जैसा कि हमने कहा कि मैंने अगर सप्लायर को $1.5 मिलियन पे करने हैं तो इट इज डन कि मुझे $1.5 मिलियन देने हैं। और अगर कस्टमर से मुझे $2 मिलियन मिलने हैं तो इट्स नॉट श्योर कि वो टाइम पे देगा और पूरे देगा। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स रिसीवेबल्स का बनाया जाता है, सप्लायर का नहीं बनाया जाता, क्योंकि कस्टमर पैसा नहीं देगा इस बात में शक है। मैं सप्लायर को पैसे नहीं दूंगा इसमें कोई शक नहीं। अगर एक शख्स ने आपसे पैसे लिए हुए हैं 4 लाख, आपने उसको कहा जानी बहुत टाइम हो गया, अब तो मुझे मांगने में शर्म आ रही, मेरे पैसे हैं 4 लाख रुपए, 2 आपने मुझसे महीने के लिए मांगे थे, 4 महीने हो गए। वो कह रहा है आपसे मेरी बाइक बिक जाए, पहली फुर्सत में तुम्हें दूंगा। तो कौन सी बाइक? उसकी कही CD70। तो आप यार जल्दी बेच के मुझे बताना, वुड यू? क्या आप सेटिस्फाई हो जाओगे यार बाइक बेच के पहली फुर्सत में मुझे बताना? या आप बोलोगे बाइक बेच के तुम कितने में बाइक बेचोगे? खटारा तुम्हारी बाइक है तो 25-30 हजार में खरीदने वाला भी कहीं से मिल जाए, तुम बाइक के आसने में मेरे 4 लाख रुपए रोक रहे। ऐसा बोलोगे कि बोलोगे ठीक है तो लेकिन बेच के ना पहले फुर्सत में मुझे देना। तो आप बेवकूफ लोगोगे जब बाइक के आसने में 4 लाख रुपए की पेमेंट को ओके करोगे। अगर आपकी करंट लायबिलिटीज एक बिजनेस की 20 लाख रुपए की और उसके रिसीवेबल्स, उसकी इन्वेंटरी जो उसके पास पड़ी वो 8 लाख रुपए की है, बिजनेस कह रहा है कि जल्दी बस ये इन्वेंटरी बिक जाए पहली फुर्सत में तुझे 20 लाख दूंगा। बाबा ने 20 लाख कहां से आएंगे? तुम्हारे पास इन्वेंटरी और रिसीवेबल्स तो है 8 लाख के। तो क्या इन्वेस्टर्स, वो ट्रेड पेएबल्स, वो एम्प्लॉइज जिनसे आपको 20 लाख रुपए मिलने हैं, विल दे बी रेस्टिंग एश्योर्ड कि ठीक है आप पे भरोसा है? बोले कि क्या हो गया, किसको बेवकूफ बना रहे? 8 लाख रुपए की चीजें 20 लाख रुपए कैसे दोगे? एंड इफ दे आर वरीड दे मस्ट बी। और अगर 20 के 20 हो, 1:1 है, तो भी उनको खतरा होना चाहिए कि अगर आप कहते हो कि मेरे पास इन्वेंटरी और रिसीवेबल्स 20 लाख के हैं, वो जैसे ही मिलेंगे ना मैं तुम्हें 15 दिन के अंदर पैसे दे दूंगा। 15 दिन में इन्वेंटरी बिकेगी, किसी क्या जवाब दे रहा है? तो सेफ ये है कि अगर 40 लाख रुपए के करंट एसेट्स हैं और 20 लाख रुपए की करंट लायबिलिटीज हैं तो मुंह दे दो। का डबल होना चाहिए नॉर्मल, बहुत ज्यादा होना भी अच्छी बात नहीं है और बहुत कम होना आपकी लिक्विडिटी थ्रेड्स बढ़ा देगा। कुछ बिजनेसेस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस होते हैं,
मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस मतलब कि उनकी इन्वेंटरी फिनिश गुड में नहीं है, उनकी इन्वेंटरी रॉ मटेरियल में है। रॉ मटेरियल अभी फैक्ट्री में जाएगा तो डब्ल्यूआईपी बनेगा, डब्ल्यूआईपी जब फिनिश होगा, कंप्लीट होगा तो फिनिश गुड बनेगा, फिनिश गुड जब बिकेगा तो रिसीवेबल बनेगा, और रिसीवेबल जब मुझे पैसे देगा तो मैं आपको पैसे दूंगा। तो फॉर सम बिजनेसेस, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस, इन्वेंटरी इज अ स्लो मूविंग आइटम। तो उन बिजनेसेस के लिए एक दूसरा रेशियो कैलकुलेट किया जाता है, दैट इज, और क्विक रेशियो का दूसरा नाम है एसेट बेस्ड। करंट रेशियो का ही एक रीडिफाइंड वेरिएंट है क्विक रेशियो। इसमें हम अपने करंट एसेट्स में से इन्वेंटरी को माइनस करो, बिकॉज इन्वेंटरी स्लो मूविंग आइटम, दिस विल टेक टू लॉन्ग टू गेट कन्वर्टेड इनटू कैश। इस वजह से हम स्लो मूविंग आइटम को हटा दें। बाकी रहेगा रिसीव्ड और कैश, उसको हम डिवाइड कर देंगे करंट एसेट्स। मैं ऐसा नहीं कि बिल्कुल उसको मान ही नहीं, मैं आपको एक खातरी करवा रहा हूं कि तुम्हें क्या लगता है इन्वेंटरी टाइप लेगी ना, तुम इन्वेंटरी को छोड़ो, रिसीवेबल पैसा थोड़ा टाइम नहीं देगा, क्योंकि अब सारी फॉर्मेलिटीज हो चुकी है, अब सिर्फ उसकी तरफ से मुझे पैसे आने हैं। और करंट अकाउंट बैंक बैलेंस वो तो है ही कैश। तो अगर ये 1:1 भी हो जाता है ना तो भी ठीक है। ऐसे में अब हम उसको 2:1 नहीं मानो, अब हम उसको क्या मानेंगे 1:1, क्योंकि ये हाईली लिक्विड एसेट्स, रिसीवेबल्स एंड कैश आर हाईली लिक्विड एसेट्स, या कैश इक्विवेलेंट्स हाईली लिक्विड एसेट्स। तो इन्वेंटरी से आपको डर लग रहा है ना कि अभी तो ये रॉ है, अभी तो ये प्रोसेस होगी, अभी तो ये फिनिश बनेगी, उसके बाद ये बिकेगी, उसके बाद कस्टमर तुम्हें पैसे देगा, फिर तुम मुझे पैसे दो, तो बहुत लंबी कहानी है। तो मैंने इन्वेंटरी को हटा के चेक किया कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर मेरे पास $5 मिलियन के करंट एसेट्स हैं एंड $2.5 मिलियन की करंट लायबिलिटीज हैं, $5 मिलियन के करंट एसेट्स हैं और $2.5 मिलियन की करंट लायबिलिटीज हैं। आर यू कन्विंस्ड? करंट रेशियो कितना है? 2:1, तो यू आर कन्विंस्ड। लेकिन इस $5 मिलियन में अगर $4 मिलियन की सिर्फ इन्वेंटरी है, $5 मिलियन की करंट एसेट्स में से $4 मिलियन की सिर्फ इन्वेंटरी है, बाकी क्या रह गया? $8 मिलियन, और लायबिलिटी कितनी है? 2.5 मिलियन। तो दिस इज आल्सो रिस्की, क्योंकि इन्वेंटरी ये जो $4 मिलियन है, these are supposed to take too long to get converted into cash। तो एक क्विक रेशियो देखा जाता है और दूसरा करंट रेशियो। क्विक रेशियो मैन्युफैक्चरिंग मेनली फॉर दोस बिजनेसेस whose inventory is slow moving। तो एक जनरल स्टोर है जिसकी इन्वेंटरी तो बस आती है और बिक जाती है, और कुछ गुड्स में लेट्स से फॉर इंस्टेंस उसके पास ज्वेलरी पड़ी तो है, लेकिन उसके पास ये ज्वेलरी शायद महीनों तक पड़ी होती है, जब जाके कोई कस्टमर आता है, और एक ही कस्टमर से मैं सारा प्रॉफिट कमा देता हूँ, वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन यह है कि इसको बिकने में टाइम लगेगा, इसका बायर थोड़ा मुश्किल है। तो ऐसे बिजनेसेस के लिए या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस के लिए हम क्विक रेशियो करें। इसके अलावा स्टडी हमने एक सेगमेंट बनाया हुआ है एफिशिएंसी रेशियोज, जिसको हमने वर्किंग कैपिटल का भी नाम कुछ दिया था, लेकिन एफिशिएंसी इसमें एक रखा गया है एसेट टर्नओवर, हाउ वेल
Is your business utilizing the capital employed? अपना ₹1 लगा के, अपना $1 लगा के मैं मार्केट से कितने डॉलर जनरेट कर रहा हूं, इसको एसेट टर्नओवर कहते हैं। एग्जाम्पल दी थी कि अगर स्कूल बनाते वक्त मेरे 6 करोड़ रुपए लग जाते हैं और अभी मजीद मुझे 4 करोड़ रुपए चाहिए फर्नीचर खरीदने के लिए, इंटीरियर डिजाइनिंग करवाने के लिए, एसी लगवाने के लिए, और अगर मैं समर कैंप लगा के उस समर कैंप से भी 75-80 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट करेगा, तो मेरा बिजनेस खुद मुझे फाइनेंसेस देना शुरू करेगा। ऐसे में हम रखेंगे रेवेन्यू डिवाइडेड बाय, और इसको परसेंटेज में कैलकुलेट नहीं किया जाता, इसका आंसर आता है टाइम्स। यस, इसको प्रॉफिटेबिलिटी में भी रखा जाता है और इसको एफिशिएंसी की कैटेगरी में भी रखा जाता है। नाउ रिमेंबर वन थिंग वेरी क्लियरली कि रेशियोज किसी स्टैंडर्ड आईएएस और आईएफआरएस के अंडर नहीं आते। स्टैंडर्ड होने की खासियत ये होती है कि दुनिया के अंदर मौजूद तमाम कंपनीज सेम बेसिस फॉलो करेंगी, जबकि रेशियोज के ऊपर कोई स्टैंडर्ड नहीं है। लिहाजा कोई कंपनी रेशियोज को शायद अलग तरीके से कैलकुलेट कर रही है और कोई दूसरी कंपनी रेशियोज को एक डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट कर रही है। यू कैन नॉट स्टॉप दिस फ्रॉम हैपनिंग। कर रही है। तो हम ऑडिट करवाने के बाद कोई ऑडिटर ये नहीं कह सकता कि भाई ये ट्रू एंड फेयर नहीं है, क्योंकि तुमने एसेट टर्नओवर को प्रॉफिटेबिलिटी में रख दिया। वो क्या कौन सा स्टैंडर्ड कहता है कि एसेट टर्नओवर प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं है, क्या आएगा? तो रेशियोज हमारी जजमेंट है, सब्जेक्टिव है, कोई साइंस नहीं, ये एक आर्ट है। साइंस क्या होता है? फैक्ट्स एंड फिगर्स होती है, सबको एक ही बात करनी होती है, और आर्ट हर किसी का अपना अपना ओपिनियन है। तो रेशियोज को कहीं आप स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते कि ऐसे ही होता है, दिस कैन बी डिफरेंट। सो एसेट टर्नओवर टाइम्स में आएगा, ये जितना ज्यादा उतना अच्छा। इसके अलावा हम कैलकुलेट करते हैं इन्वेंटरी टर्नओवर। इन्वेंटरी टर्नओवर या इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड, दो तरीके से कैलकुलेट किया। इन्वेंटरी टर्नओवर कैलकुलेट करते हैं एज COGS divided by, और इसका जवाब भी किस में आएगा? टाइम्स में। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि एक साल में कितने मालियत की इन्वेंटरी आपने बेची है। एक है सेल्स, जो कि प्राइस है, और दूसरी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वो गुड्स जो बिक चुके हैं उनकी कॉस्ट क्या थी? अज्यूम अगर एक साल में हम $48 मिलियन की गुड्स बेचते हैं, एक साल में $48 मिलियन के गुड्स हम बेचते हैं, और ऑन एवरेज मेरे पास एट एनी पॉइंट इन टाइम $3 मिलियन की इन्वेंटरी तो होती ही होती है। साल के आखिर में अगर मेरे पास $3 मिलियन की इन्वेंटरी पड़ी हुई है और पूरे साल में कितनी खरीदता हूं? 48 मिलियन। तो यानी मैं एक साल में इन्वेंटरी कितनी बार खरीदूंगा? मेरे पास इन्वेंटरी कितनी है? 3 मिलियन, और पूरे साल की डिमांड कितनी है? 48। तो 48 मिलियन जो कि पूरे साल की कॉस्ट ऑफ सेल है, और इन्वेंटरी जो अभी मेरे पास पड़ी हुई है 3, 48 डिवाइड बाय 3, 16 टाइम्स। 16 टाइम्स कि ऐसी ही इन्वेंटरी मैं 16 बार खरीदूंगा एक साथ। इसको कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका होता है, अब इसको देखिए, दूसरा तरीका होता है इन्वेंटरी
होल्डिंग पीरियड। इन्वेंट्री खरीदने से बिकने तक कितना टाइम लगता है? जितने जल्दी टाइम में बिक जाए अच्छा, कि जितना देर से बिके अच्छा? जितना जल्दी बिके। अब इसको लॉजिकली समझो। पूरे साल में आप कितनी कॉस्ट की इन्वेंट्री बेच रहे हो? 48 मिलियन। कितने टाइम में? पूरे साल में। पूरे साल में मंथली सेल कितनी है? अगर 48 को डिवाइड कर दो 12 से, यानी हर मंथ मैं $4 मिलियन की इन्वेंट्री बेचता हूं। अगर मेरे पास 4 मिलियन की इन्वेंट्री ही पड़ी है तो ये कितने महीनों की सेल को कवर करेगी? अगर एनुअल सेल 48 मिलियन है, इसका मकसद मंथली सेल 4 मिलियन है, और मेरे पास बैलेंस शीट में पड़ी हुई इन्वेंट्री भी 4 मिलियन है, तो ये कितने महीनों की खपत पूरी करेगी? 1 महीने। अगर मेरे पास इन्वेंट्री होती 8 मिलियन की, तो ये कितने महीनों का सेल पूरा कर देगा? 2 महीने का। अगर इन्वेंट्री होती 6 मिलियन की, 1.5 महीने। सही है? हमें पता चलेगा कि आप कितना टाइम इन्वेंट्री को होल्ड करोगे। जितना लेंदी होगा उतना नुकसान। इन्वेंट्री जितना जल्दी निकाल सको, जितना कम इन्वेंट्री रखो, उतना होल्डिंग कॉस्ट कम है। अब यही मैं अपने तरीके से कैलकुलेट करूंगा। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट किया जाएगा एज इन्वेंट्री, यानी एवरेज इन्वेंट्री या क्लोजिंग इन्वेंट्री, डिवाइडेड बाय एनुअल COGS मल्टीप्लाइड बाय, अगर आपको जवाब दिनों में चाहिए तो एक साल में कितने दिन होते हैं? अगर आपको जवाब वीक्स में चाहिए तो एक साल में कितने वीक्स होते हैं? और अगर आपको जवाब मंथ्स में चाहिए, कर लीजिए। मेरी पहली एग्जांपल में मेरे पास कितनी इन्वेंट्री थी? इन्वेंट्री कितनी थी? पहले एग्जांपल में 4 डिवाइडेड बाय 48 करो। 4 डिवाइडेड बाय 48 मल्टीप्लाई बाय 12 1। तो अगर एनुअली मैं 48 मिलियन डॉलर्स की इन्वेंट्री सेल कर रहा हूं तो मंथली 4 मिलियन की सेल कर रहा हूं, और मेरे पास इन्वेंट्री पड़ी हुई कितनी है? एंड दिस इज इनफ टू कवर 1 मंथ से। दूसरा मैंने कहा मेरे पास 8 मिलियन की इन्वेंट्री है, तो 8 डिवाइडेड बाय 48 मल्टीप्लाई बाय 12, दिस इज इनफ टू कवर 2 मंथ्स। और तीसरी एग्जांपल मैंने दी 6 मिलियन की, 6 divided by 48 multiplied by 12, 1.5. This is enough to cover the sales of 1.5 महीना। मैं ये कह सकता हूँ कि इन्वेंट्री खरीदने से बिकने तक 1.5 महीना लग जाता है। और जो ओरिजिनल एग्जांपल मैंने दी थी उसमें मेरे पास इन्वेंट्री कितनी है? 3 मिलियन की, तो 3 divided by 48 multiplied by 12, ये 1 महीने से भी कम का सामान है, 0.75। या एक काम करो, 3 divided by 48 multiplied by 365 कर दो, 22.8। ये करीबन 3 हफ्ते हो गए। 0.75 मतलब क्या? अगर एक महीने में 4 हफ्ते माने तो 0.75 मतलब 3 हफ्ते, तो आपके पास करीबन 22 डेज का सामान मौजूद है। बिजनेस जितना ज्यादा 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने का सामान अगर अपने पास रखता है तो बिजनेस लॉस पे जाएगा या उसकी प्रॉफिटेबिलिटी सफर करेगी, बिकॉज़ इन्वेंटरी हैज गॉट अ होल्डिंग कॉस्ट। इतना ज्यादा सामान क्यों रख के बैठे हो? तो इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड जितना कम उतना बेहतर। अब बात समझ में? सर इन्वेंटरी होल्डिंग और इन्वेंटरी टर्नओवर में कोई फर्क नहीं है? सिर्फ रेसिप्रोकल है। ये टाइम्स में कैलकुलेट हो रहा है, ये डेज में कैलकुलेट। तो ये आंसर हमारा बेसिकली टाइम पीरियड में आएगा। अब एक छोटी सी बात समझना, एमसीक्यू पे परेशान कर सकते हैं। क्वेश्चन ने आपको दिया कि हमारा इन्वेंटरी टर्नओवर 18 टाइम्स है, कॉस्ट ऑफ सेल कितना है, इन्वेंटरी कितनी है नहीं बताया, सिर्फ
एक सेंटेंस लिखा हुआ था दैट इन्वेंटरी टर्नओवर इज 18 टाइम्स। ठीक है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड इन डेज कितना है। क्या बताया हुआ है? इन्वेंटरी टर्नओवर 18 टाइम्स है। ठीक है, और कुछ नहीं बताया। नेक्स्ट लिखा हुआ रिक्वायरमेंट, कैलकुलेट द इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड इनटू डेसिमल प्लेसेस। ना तुमने कॉस्ट ऑफ सेल बताई, ना तुमने इन्वेंटरी बताई, मैं कैसे निकालूं? तो सिंपल मैथमेटिक्स, मैथ्स में 1 divided by COGS divided by inventory. How would this work? Inventory डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है। मैथ्स क्या कहती है कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर इज न्यूमरेटर। यानी इन्वेंटरी को अगर आपने डिनोमिनेटर COGS के भी डिनोमिनेटर में रखा हुआ है तो इन्वेंटरी, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं इन्वेंटरी डिवाइडेड बाय COGS, तो गलत नहीं है। अगर मैं 1 डिवाइडेड बाय 18 करूं, 18 क्या था? टर्नओवर टाइम्स था। यानी वो कैसे निकाला गया होगा? COGS को इन्वेंटरी से डिवाइड करके निकाला गया होगा। अब अलग-अलग COGS कितनी है, इन्वेंटरी कितनी है? 18 है, ये पता है। जब मैं 1 डिवाइडेड बाय 18 करूंगा तो ये बेसिकली इन्वेंटरी डिवाइडेड बाय COGS हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दो 365 से। 1 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 365 सेम 20 क्यों 22 आ रहा था पहले का 20.27। देखो अब मैं कैसे कैलकुलेट करूं, ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया। अब मैंने आपको कुछ फिगर्स बताई थी। COGS कितना बताया था? 48 और इन्वेंटरी कितनी बताई थी? 3 मिलियन 22.81 आना चाहिए, मैं वही कर रहा हूं, लेकिन चलो देखते हैं क्यों मसला हो रहा है। 48 डिवाइड बाय 3 कितना है? अच्छा फिर मैंने 18 बोल दिया था, वो 16 टाइम्स। अब ये वाली कहानी मुझसे सीक्रेट है, नहीं बताएगी, सिर्फ 16 टाइम्स बताया हुआ है। अगर ये पूरी चीजें बताता तो मैं इसको रेसिप्रोकल कर देता, मैं 3 को ऊपर करता, 48 को नीचे कर देता, लेकिन मुझे पता है नहीं 3 क्या 48 क्या। तो 16 के लिए मैं क्या करूंगा, 1 डिवाइडेड बाय 16 कर दूंगा, तो ये वाला मसला सॉल्व हो जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय 16 का क्या आंसर है? 0.065। अगर इन्वेंटरी 3 डिवाइडेड बाय 48 करूं, 3 डिवाइडेड बाय 48 सेम है जी। तो 1 डिवाइडेड बाय 16 करूं या 3 डिवाइडेड बाय 48 करूं, बात तो एक ही है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दे 365 से 22.85। दिस इज योर आंसर। सो अगर किसी सवाल में इन्वेंटरी टर्नओवर गिवन है, आपसे होल्डिंग पीरियड मांगा है, तो आप सिंपली 1 डिवाइडेड बाय टर्नओवर करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 365 से। अगर डेज में जवाब पूछ रहा है, 12 से अगर मंथ्स में जवाब पूछ रहा है, 52 से अगर वीक्स में जवाब पूछ रहा है। राइट, टर्नओवर इसकी कितनी बार आप इन्वेंटरी को रिप्लेनिश करें, जितना ज्यादा इन्वेंटरी रखोगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम होते हैं। ईओक्यू पढ़ा हुआ है। हाउ डू वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स? दिस इज D डिवाइडेड बाय Q। तो Q जितनी ज्यादा होगी, नंबर ऑफ ऑर्डर्स उतने कम होंगे, और जितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम होंगे उनकी होल्डिंग कॉस्ट ज्यादा होगी, क्योंकि क्वांटिटी ROQ जितनी ज्यादा, होल्डिंग कॉस्ट उतनी ही ज्यादा। एंड दिस मैटर्स फॉर अस कि आपने कितना सामान रखा हुआ है। अगर इफ यू हैव टू मच इन्वेंटरी तो एफिशिएंसी में एक हमने कैलकुलेट किया एसेट टर्नओवर और दूसरा कैलकुलेट किया इन्वेंटरी टर्नओवर या इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड। क्लियर है? अच्छा, इसके अलावा
receivables this means how long are customers taking to settle their account. एक होता है क्रेडिट पीरियड जो हमने हंसी खुशी अपने कस्टमर्स को दिया होता है कि जानी घबरा मत, चीज लेके जा 45 दिन बाद पैसे दे दिए, ये मेरे दिल से दिया है 45 डेज। लेकिन क्या कस्टमर इतने शरीफ है कि 45 डेज में पैसे दे देंगे? हो भी सकता है। क्या मे भी आपकी तरफ से ढील हो, कस्टमर आपको टाइम पे पैसे नहीं दे रहे। अगर आपको कस्टमर टाइम पे पैसे नहीं दे रहे तो आपको कहीं और से लोन लेना पड़ेगा, बिकॉज आप ही का पैसा है, लोगों के पास पड़ा हुआ, तो आप अपना बिजनेस कैसे चलाओगे? इसको हम कैलकुलेट करते हैं एज रिसीवेबल्स कलेक्शन, कि सेल होने के बाद कितने दिनों में पैसा आ जाता है। पहला वाला क्या था? सामान खरीदने से कितने टाइम में बिकता है, सामान बिकने से कितने टाइम में पैसा आता है, ये रिसीवेबल कलेक्शन सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है। अगर हमारी एनुअल सेल्स $60 मिलियन की, एनुअल सेल्स $60 मिलियन की है, तो मंथली सेल कितनी होगी? 5। अगर ऑन एवरेज आपके रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग रहते हैं 10 मिलियन, 10 मिलियन कितने महीनों की सेल का पैसा है? तो हम ये कहेंगे कि रिसीवेबल्स चीज खरीद देके 2 महीने बाद पैसे देते हैं। अगर 60 मिलियन एनुअल सेल है तो मंथली कितनी होगी? 5 मिलियन। अगर ऑन एवरेज रिसीवेबल्स $7.5 मिलियन है, ऑन एवरेज रिसीवेबल्स $7.5 मिलियन है, तो ये कितने महीनों की सेल का पैसा है? 1.5। Receivables are taking 1.5 months to settle their accounts. रिकवर करने में कितना टाइम? कैलकुलेट कैसे किया जाएगा? ट्रेड receivables divided by annual credit sales multiply by 365 52 और डिपेंड करता है जवाब किसमें से। सेम चीजों को रिपीट करते हैं। मैंने पहली एग्जांपल में बताया कि हमारा रिसीवेबल्स $10 मिलियन थे, तो 10 डिवाइडेड बाय एनुअल सेल्स कितनी है? 60। 10 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 12, आंसर इज 2। 2 महीने आपका रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड है। दूसरी एग्जांपल में मैंने कहा $7.5 मिलियन के रिसीवेबल्स हैं, तो 7.5 डिवाइडेड बाय 60 multiplied by 12, answer would be 1.5 months. So on average receivables are taking 1.5 month to settle their debt. ये जितना लेंदी उतना बड़ा, कस्टमर जितना जल्दी पैसा दे दे उतना अच्छी बात। We'll compare this with the credit period allowed. हमने उनको टाइम दिया कितना? अगर हमने उनको टाइम दिया हुआ है 30 डेज का और कलेक्शन पीरियड आ रहा है 45 डेज का, दिस इज नॉट गुड। इतनी सुस्ती क्यों? ये जितना जल्दी पैसा मिल जाए उतना एफिशिएंट है, और इनवेंटरी जितना जल्दी बिक जाए उतना एफिशिएंट। क्लियर? इसमें भी रिसीवेबल टर्नओवर भी आता है कि कितनी बार आप अपने कस्टमर से पैसा कलेक्ट कर रहे हो। सेम इसी तरीके से इसको रिवर्स करते हो। क्रेडिट सेल एनुअल डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल, इसका आंसर आएगा टाइम्स। आज की लास्ट बात बताओ, अगर रिसीवेबल साल के आखिर में $4.5 मिलियन का है, व्हाट एम आई अज्यूमिंग
कि आप साल के किसी भी वक्त मेरा रिसीवेबल देखते 4.5 मिलियन डॉलर से बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो हम ये मानते हैं कि जो भी बैलेंसेस ईयर एंड पे है थ्रू आउट द ईयर भी वही हो। अगर साल के आखिर में मेरे पास इन्वेंटरी 3 मिलियन डॉलर्स की है, ये तो दिसंबर है, लेकिन अगर आप सितंबर में भी देखते, जुलाई में भी देखते, फेब में भी देखते, मई में भी देखते, 3 मिलियन डॉलर्स होगी। ये मजबूत करते हैं। तो कुछ जगहों पे रेशो कैलकुलेट करते वक्त क्लोजिंग इन्वेंटरी को यूज किया जाता है कि जितनी इन्वेंटरी साल के आखिर में वही इन्वेंटरी थ्रू आउट द ईयर। और कुछ जगहों पे एवरेज इन्वेंटरी कैलकुलेट की जाती है। एवरेज मतलब ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली कुछ जगहों पे रिसीवेबल्स क्लोजिंग यूज किए जाते हैं और कुछ जगहों पे एवरेज रिसीवेबल्स कैलकुलेट किए जाएंगे, यानी ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स at the start of this year or end of last year plus closing receivables divided by 2. ज्यादा सेंसिबल एवरेज रिसीवेबल्स यूज करते हैं, ज्यादा सेंसिबल एवरेज रिसीवेबल्स का यूज करना है। अगर सवाल है मुझे 2 सालों के कंपैरेटिव्स बताएं, जिस तरह हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाए, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के लिए मैंडेटरी है कि मुझे 2 सालों की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दे। I've got the opening receivables balance and I've got the closing receivables balance. अगर वो मुझसे सिर्फ 1 साल का कलेक्शन पीरियड मांगता है तो मैं एवरेज कर सकता हूँ, लेकिन अगर कहता है कि मुझे 2 साल का कलेक्शन पीरियड बताओ, तो एक में क्लोजिंग यूज करना, दूसरे में एवरेज यूज करना, ये सही नहीं है। तो दोनों में क्लोजिंग यूज करना चाहिए। अगर उसने आपको 2023 एंड 2024 दोनों स्टेटमेंट्स दी है, तो 23 का जो रिसीवेबल है वो 24 के लिए ओपनिंग हो गया। अगर वो मुझे कहता है कि 2024 का कलेक्शन पीरियड बताओ, तो मैं ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 कर सकता हूं। लेकिन अगर मुझे कहता है कि 2023 का भी बताओ, 24 का भी बताओ, तो 24 का एवरेज हो सकता है, 23 का एवरेज कैसे करूंगा? उसके लिए मुझे 2022 की स्टेटमेंट्स भी दो। तो ये कभी मत करना कि अगर उसने आपको 2 एमसीक्यू मतलब एक ही एमसीक्यू में 2 ऑप्शंस दिए हो कि 24 का कितना होगा, 23 का कितना होगा, तो फिर दोनों में आपने क्लोजिंग फिगर चूज करनी है। एक में एवरेज, एक में क्लोजिंग सेंसिबल नहीं है, लाइक करते हैं दोनों में क्लोजिंग यूज करनी है। लेकिन अगर सवाल आपको 2022, 23, 24 3 सालों की स्टेटमेंट्स बताता है, तो फिर आप दोनों को एवरेज कर सकते हैं। क्लियर? सो एक हो गया हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, नेक्स्ट हमारे हो गए लिक्विडिटी एंड ये आ गए एफिशिएंसी रेशियोज। आज के लिए इतना रखते, नेक्स्ट क्लास में रिमेनिंग रेशियोज कंप्लीट करेंगे, चैप्टर हमारा क्लोज हो जाएगा, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। नहीं, एवरेज इन दैट केस अगर उसने आपको डेटा दिया हुआ है, लेट्स अज्यूम कहा है कि 2023 में जो इन्वेंटरी है वो 22 का 120% है, तो यानी ये जो 2023 की इन्वेंटरी है 1.2 है, उसको आपने डिवाइड 1.2 से किया तो आप 2022 की इन्वेंटरी पे पहुंच सकते हो। डेटा आपको अलाउ कर रहा है किसी भी तरीके से वहां पहुंचने का, तो फिर आप एवरेज यूज करें। अगर एक साल की मांगी तो फिर आप सिर्फ वही एवरेज क्योंकि 23 24 दोनों दिए हुए ना, फिर तो आप एवरेज करो। मैं बात ही कर रहा हूं कि अगर आप उसने आपको 2023 की एसओएफपी भी दी है, 24 की भी एसओएफपी दी हुई है और आपसे सिर्फ 24 का रेशियो मांग रहा है, तो एवरेज हो जाएगा। लेकिन 23 का भी निकालना है, 24 का भी निकालना है, तो दोनों का एवरेज नहीं हो सकते। एवरेज तब हो पाएगा जब मुझे 22 का भी डेटा दिया हो। अब आप कह रहे हो 2022 की एक्सप्लिसिटली उसने मुझे फिगर नहीं दी है, लेकिन कोई तरीकेकार बताया हो कि मैं पहुंच सकती हूं 2022 तक। जैसा कि मैंने कहा कि 2023 की इन्वेंटरी 22 का 120% है, तो इसको जब 120% से डिवाइड करूंगा 22 पे पहुंच जाऊंगा, तो ये भी एवरेज हो सकता है, ये भी एवरेज हो सकता है। जहां भी डेटा आपको एवरेज करने की गुंजाइश दे रहा है आप एवरेज यूज करो, जहां तक नहीं हो पा रहा एवरेज वहां क्लोजिंग यूज